हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हॉर्नबिल बुक के 4th चैप्टर लैंडस्केप ऑफ द सोल रिटन बाय नैथाली शोवेरॉय को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इसकी थीम को देख लेते हैं। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर की जो मेन थीम है वो आर्ट से रिलेटेड है। ठीक है, इट इज़ अबाउट आर्ट। और जो इसकी थीम है वो आर्ट ऑफ पेंटिंग के बारे में, उसके आसपास रिवॉल्व करती है। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए आर्ट ऑफ पेंटिंग को इसमें स्टोरीज़ बताई गई हैं। ठीक है, एंड वी ऑल्सो लर्न अबाउट चाइनीज़ पेंटर्स एंड देयर वर्क्स एज वेल एज द स्टोरी बिहाइंड देम, कि जो चाइनीज़ पेंटर्स हैं उनके बारे में, उनके वर्क के बारे में और उनसे रिलेटेड जो स्टोरीज़ हैं वो इसमें बताई गई हैं। ठीक इसी तरीके से जो इसका सेकेंड पार्ट है चैप्टर का, उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ट ब्रट को एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो चलिए अब हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। अ वंडरफुल ओल्ड टेल इज टोल्ड अबाउट द पेंटर वू दोज़ी हु लिव्ड इन द 8th century। कि इस चैप्टर में एक बहुत पुरानी कहानी एक पेंटर के बारे में बताई गई है जो कि 8th century में रहा करते थे और जिनका नेम था वू दोज़ी। His last painting was a landscape commissioned by the Tang Emperor Zhengzong to decorate a palace wall। और उनकी जो लास्ट पेंटिंग थी वो पेंटिंग जो टैंग एम्परर थे ज़ेंगज़ोंग, उनके कहने से बनाई गई थी। उन्होंने वू दोज़ी से कहा था कि वो उनकी जो पैलेस है उसकी वॉल पर एक अच्छा सा लैंडस्केप पेंट करें। द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क बिहाइंड अ स्क्रीन सो ओनली द एम्परर वुड सी इट। अब जो वू दोज़ी थे उन्होंने वो पेंटिंग बनाई और उसे एक स्क्रीन के पीछे छिपा दिया ताकि उसे एम्परर के सिवा कोई ना देख सके। फॉर अ लॉन्ग वाइल द एम्परर एडमायर्ड द वंडरफुल सीन, डिस्कवरिंग फॉरेस्ट, हाई माउंटेन्स, waterfalls, clouds floating in an immense sky, men on hilly paths, birds in flight। अब जब एम्परर ने, जो ज़ैंग एम्परर थे, जब उन्होंने ज़ेंगज़ोंग जो एम्परर थे, जब उन्होंने उस पेंटिंग को देखा तो उन्होंने बहुत देर तक उस पेंटिंग को एडमायर किया। उसमें उन्होंने फॉरेस्ट, माउंटेन्स, वाटरफॉल्स, ठीक है, और क्लाउड्स, फ्लोटिंग क्लाउड्स को देखा और बहुत इमेंस स्काई यानी बहुत ह्यूज स्काई को उस पेंटिंग में उन्होंने देखा। और इसके अलावा उन्होंने क्या देखा उसमें, मेन ऑन हिली पाथ, कि जो पहाड़ बने हुए हैं उनके जो हिली रास्ते हैं उनके ऊपर लोग जा रहे हैं, बर्ड्स फ्लाई कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को उन्होंने अप्रिशिएट किया। लुक सायर सेड द पेंटर, इन दिस केव एट द फुट ऑफ द माउंटेन्स ड्वेल्स अ स्पिरिट। अब जब जो किंग थे, जो एम्परर थे, जब वो ये सब पेंटिंग को अप्रिशिएट कर रहे थे, उस वक्त जो पेंटर थे वू दोज़ी, वो एम्परर से बोलते हैं कि देखिए इस पेंटिंग में यहाँ ध्यान दीजिए। दिस इज़ कहाँ पर, उन्होंने कहा कि एट द फुट हिल्स ऑफ द माउंटेन्स, कि फुट हिल्स ऑफ द माउंटेन में एक केव है और केव में कौन रहता है, एक स्पिरिट, एक आत्मा रहती है। उन्होंने ऐसा एम्परर को बताया। द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड्स, और पेंटर ने फिर इतना बताने के बाद क्या किया, अपने हाथों से ताली बजाई। एंड द एंट्रेंस टू द केव ओपन, और तब क्या हुआ, जो माउंटेन्स के फुट हिल्स पर, ठीक है, जो केव बनी हुई थी, उस केव का जो डोर था, जो दरवाज़ा था, वो ओपन हो जाता है, एंट्रेंस उसकी खुल जाती है। द इनसाइड इज स्प्लेंडिड बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे, और उस केव के अंदर क्या था, स्प्लेंडेड थी वो, ग्लोरियस थी वो, ठीक है, और इतनी सुंदर थी कि तुम वर्ड से उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। प्लीज़ लेट मी शो योर मेजेस्टी द वे। अब वो एम्परर से कहते हैं पेंटर कि मैं आपको इसका रास्ता दिखाता हूँ। द पेंटर एंटर्ड द केव। अब इतना कह के जो पेंटर थे वो उस केव के अंदर चले गए, बट द एंट्रेंस क्लोज बिहाइंड हिम। लेकिन जैसे ही वो अंदर गए, क्या हुआ, जो एंट्रेंस थी केव की वो बंद हो जाती है।
and before the astonished emperor could move or utter a word, कि उससे पहले कि जो एम्परर थे वो अंदर जाते, जो एंट्रेंस थी वो बंद हो जाती है. द पेंटिंग हैड वैनिश्ड फ्रॉम द वॉल, और न सिर्फ केव के जो एंट्रेंस था वो बंद हो जाता है, बल्कि जो पेंटिंग थी वो भी वॉल से गायब हो जाती है. नॉट अ ट्रेस ऑफ Wu Dozi's ब्रश वॉज लेफ्ट एंड द आर्टिस्ट वॉज नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड. और ये कहा जाता है कि उनका जो ब्रश का एक इवन सिंगल स्ट्रोक तक, यहाँ तक कि उनका जो ब्रश था वो भी वहाँ नहीं रहा था. यहाँ तक कि जो वो आर्टिस्ट थे Wu Dozi, वो भी वर्ल्ड से गायब हो गए थे. ठीक है, तो ये वहाँ की फेबल हैं, जो स्टोरीज़ हैं, जो दंत कथाएं जिसे कहते हैं ना, उस टाइप की ये फेबल है ये वहाँ का, चाइना का. सच स्टोरीज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन चाइनाज क्लासिकल एजुकेशन. और चाइना के क्लासिकल एजुकेशन में इस तरह की जो स्टोरीज़ हैं इनको पढ़ाया जाता है, एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती हैं. द बुक्स ऑफ कन्फ्यूशियस एंड ज़ैंगज़ी आर फुल ऑफ देम. जो कन्फ्यूशियस और ज़ैंगज़ी की जो बुक्स हैं उनमें इस तरह की स्टोरीज़ को इन्वॉल्व किया गया है. दे हेल्प द मास्टर टू गाइड हिज डिसाइपल इन द राइट डायरेक्शन. और ये स्टोरीज़ जो मास्टर्स हैं उनको अपने फॉलोअर्स को, यानी जो टीचर्स हैं उन्हें अपने स्टूडेंट्स को, या हम कह सकते हैं अपने फॉलोअर्स को राइट डायरेक्शन दिखाने के लिए इन स्टोरीज़ की हेल्प ली जाती है. बियॉन्ड द एनेक्डोट, दे आर डीपली रिवीलिंग ऑफ द स्पिरिट इन विच आर्ट वॉज कंसिडर्ड. एनेक्डोट्स होते हैं शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरीज ऑफ अ रियल पर्सन. ठीक है, और इसमें डिसाइपल वर्ड एक यूज हुआ था जिसका मीनिंग होता है अ फॉलोअर और अ पीपल ऑफ अ लीडर और अ टीचर. तो दे आर डीपली रिवेलिंग ऑफ द स्पिरिट. जो चाइनीज पेंटिंग्स हैं वो स्पिरिचुअल हैं. यहाँ पर ये बताया कि उनको तुम मन की आंखों से देख कर ही उन्हें समझ सकते हैं. Contrast this story or another famous one about a painter who wouldn't draw the eye of a dragon he had painted for fear it would fly out of the painting, with an old story from my native Flanders that I find most representative of Western painting. इसके अलावा एक और जो स्टोरी है वो है कि एक पेंटर थे जो ड्रैगन की आई ड्रॉ करने से डरते थे, और उनको एक डर था. इस तरह का डर था कि अगर वो उस ड्रैगन की आईज को पेंट कर देंगे तो क्या होगा, वो ड्रैगन वहाँ से फ्लाई कर जाएगा, पेंटिंग से उड़ जाएगा. एंड दिस इज फ्रॉम माई नेटिव फ्लैंडर. फ्लैंडर क्या है? फ्लैंडर ब्यूटीफुल कंट्री इन वेस्टर्न यूरोप, एक कंट्री है. तो जो हमारे राइटर हैं, ही इज टेलिंग अस अबाउट दैट. I find most representative of Western painting, और ये Western paintings का एक एग्जाम्पल है. In 15th century, Antwerp, a master blacksmith called Quentin Metsys fell in love with a painter's daughter. अब एक और स्टोरी इसी से रिलेटेड. In 15th century, Antwerp क्या है? It is a city of Northern Belgium. Northern Belgium में एक सिटी है Antwerp. कि 15th सेंचुरी में एंटवर्प में ये स्टोरी काफ़ी उस टाइम से रिलेट की गई है स्टोरी को. उस टाइम में ऐसा हुआ था. अ मास्टर ब्लैकस्मिथ कॉल्ड क्विंटन मिट्से फेल इन लव विद अ पेंटर्स डॉटर. एक जो मास्टर ब्लैकस्मिथ थे यहाँ, जिनका नेम क्या था, क्विंटन मिट्से, उनको एक पेंटर की बेटी से लव हो जाता था. द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट अ सन इन लॉ इन सच अ प्रोफेशन. अब जो फादर इन लॉ थे उसके, वो नहीं चाहते थे कि जो उनका जो दामाद हो वो इस तरह के प्रोफेशन में हो, मीन्स वो ब्लैकस्मिथ. सो क्विंटन sneaked into the painter's studio and painted a fly on his latest panel with such delicate real that the master tried to swat it away before he realized what had happened. अब जो क्विंटन मिट्से थे, जब उन्हें ये समझ आता है कि जो पेंटर है वो अपनी बेटी से उनकी शादी नहीं करेगा, तो वो क्या करता है, अंदर जाता है, उसके पेंटर्स की स्टूडियो में जाता है और वहाँ जाकर क्या करता है, वो एक फ्लाई पेंट कर देता है. ठीक है, तो फ्लाई मीन्स एक मक्खी पेंट कर देता है, एक फ्लाई को पेंट कर देता है. और वो इतनी ये कह सकते हैं लाइवली थी कि ऐसा लग रहा था कि वो अभी उड़ जाएगी, ऐसा लग रहा था वो रियल है.
ठीक है, तो जो मास्टर थे, जो पेंटर थे, जब वो वहाँ आते हैं और उस पेंटिंग को देखते हैं तो उन्हें लगता ही नहीं है कि वो पेंटिंग है। वो उस मक्खी को, उस फ्लाई को वहाँ से उड़ाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और बाद में ये उन्हें रियलाइज होता है कि ये कोई फ्लाई नहीं है, इट इज अ रियल पेंटिंग। क्विंटन वॉज इमीडिएटली एडमिटेड एज एन अप्रेंटिस इनटू हिज स्टूडियो। और क्विंटन फटाफट को जो पेंटर था वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है एज अ ट्रेनिंग अपने स्टूडियो में। He married his beloved and went on to become one of the most famous painters of his age. और उसके बाद में क्विंटन में से अपनी बिलवेड से, यानी जिस पेंटर की बेटी से वो प्यार करते थे, उससे वो मैरिज कर लेते हैं। एंड देन later he becomes one of the most famous painters of his age. These two stories illustrate what each form of art is trying to achieve. A perfect illusionistic likeness in Europe. ये जो स्टोरीज हैं ये हमें ये बताती हैं, डिस्क्राइब करती हैं। इलस्ट्रेट का मतलब होता है डिस्क्राइब करना है कि आर्ट की जो फॉर्म थी उस टाइम पर क्या थी। अ परफेक्ट इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस। इल्यूजन का मतलब होता है, इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस का मतलब है पर्टेनिंग टू इल्यूजन्स, जिसमें इल्यूजन्स हैं, ठीक है, रियलिटी नहीं है। तो यूरोप में इस टाइप की पेंटिंग्स उस टाइम पर प्रचलित थी। The sense of inner life and spirit in Asia. और इसके अलावा the essence means existence of inner life and spirit in Asia. और जो एशिया में चाइना की जो पेंटिंग्स को डिस्क्राइब किया गया है उनमें जो इनर लाइफ एंड स्पिरिट्स को उसमें इम्पोर्टेंस दी गई है। In the Chinese story, the emperor commissions a painting and appreciates its outer appearance. जो चाइनीज स्टोरी को अगर अभी हमने एक यूरोपियन स्टोरी देखी और चाइनीज स्टोरी देखी है, तो इसमें क्या कंपैरिजन उन्हें बताया है। इन द चाइनीज स्टोरी द एम्परर कमीशंस अ पेंटिंग एंड अप्रिशिएट्स इट्स आउटर अपीयरेंस। जो चाइनीज स्टोरी हमने पढ़ी उसमें क्या था, जो एम्परर थे, टांग एम्परर ज़ैंगज़ोंग जो थे, उन्होंने पेंटर से पेंटिंग ड्रॉ करने के लिए कहा और जब वो पेंटिंग ड्रॉ हो गई तो उसे अप्रिशिएट किया उन्होंने, लेकिन उसके आउटर अपीयरेंस को उसने अप्रिशिएट किया। बट द आर्टिस्ट रिवेल्स टू हिम द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क। लेकिन जो आर्टिस्ट था वो अपनी पेंटिंग के ट्रू मीनिंग को उसे समझाना चाहता है, वो चाहता है कि वो उसे इनर स्पिरिट से देखे। द एम्परर मे रूल ओवर द टेरिटरी ही हैड कॉन्कर्ड बट ओनली द आर्टिस्ट नोज द वे विद इन। वो एम्परर को समझाता है बुदोजी कि जो एम्परर है वो अपनी टेरिटरी पर, अपने राज्य पर वो जीत सकता है, उस पर वो राज कर सकता है, बट ओनली द आर्टिस्ट नोज द वे विद इन। लेकिन एक आर्टिस्ट ही अपनी पेंटिंग के अंदर का रास्ता जान सकता है, वो ही उसके इनर एसेंस को समझ सकता है। लेट मी शो द वे द दाओ, अ वर्ड दैट मीन्स बोथ द पाथ और द मेथड। वो बताते हैं कि मैं आपको वो रास्ता दिखाता हूँ, द दाओ जिसका मीनिंग होता है बोथ द पाथ और द मेथड, कि मैं तुम्हें वो रास्ता दिखाता हूँ, वो तरीका समझाता हूँ। एंड द मिस्टीरियस वर्क्स ऑफ द यूनिवर्स, जिसके थ्रू तुम इस वर्ल्ड में, इस यूनिवर्स में जो मिस्टीरियस चीज़ें हैं, जो मिस्टीरियस थिंग्स हैं, उनको तुम समझ सको। द पेंटिंग इज गॉन बट द आर्टिस्ट हैज़ रीच्ड हिज गोल। पेंटिंग तो चली गई लेकिन जो आर्टिस्ट था वो अपने गोल तक, अपने मुकाम तक पहुंच पाया, बियॉन्ड एनी मटेरियल अपीयरेंस। उसके लिए मटेरियल अपीयरेंस की, फिजिकल अपीयरेंस के कोई मायने नहीं थे। जो पेंटिंग के ज़रिए वो दोजी, या आप कह सकते हैं जो चाइनीज़ पेंटर्स हैं, वो अपनी पेंटिंग के अंदर के एसेंस को, इनर एसेंस को समझाने की कोशिश करते हैं, उसके सोल को इम्पॉर्टेंस दी जाती है, ना कि उसकी एक्सटर्नल अपीयरेंस को। A classical Chinese landscape is not meant to reproduce an actual view, as would a Western figurative painting. जो classical Chinese landscape होते हैं, ठीक है, is not meant to reproduce an actual view. वो ड्रॉ किए जाने के पीछे, उनको पेंट किए जाने के पीछे कोई एक्चुअल व्यू दिखाना नहीं होता कि उसके अंदर पहाड़ बने हैं, नदियाँ बने हैं, उस चीज़ को वो दिखाना चाहता है व्यूअर्स का, ऐसा नहीं है। जैसा कि वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग्स में है कि वो जो फिगर्स ड्रॉ करते हैं वो चाहते हैं, उनके जो वेस्टर्न पेंटर्स हैं वो यही चाहते हैं कि जो व्यूअर है
वो उनके नज़रिए से उनकी पेंटिंग्स को देखे कि जो उन्होंने बनाया वो उसको उसी तरीके से इंटरप्रेट करे। लेकिन जो चाइनीज़ पेंटर्स हैं उनका जो व्यू है वो डिफरेंट है। वो लैंडस्केप ड्रॉ करते हैं, वो कुछ उनमें ब्लैंक स्पेसेस छोड़ देते हैं ताकि जो व्यूअर्स हैं उसे देखकर उन ब्लैंक स्पेसेस में उनको इमेजिनेशन का स्कोप मिले, वो इमेजिनेशन करे, उसके बियॉन्ड द सीन्स हो जाएं। Whereas the European painters wants you to borrow his eyes and look at a particular landscape exactly as he shows it from a specific angle। कि जो यूरोपियन पेंटर्स होती है वो क्या चाहते हैं कि आप उनकी आंखों से उनकी पेंटिंग्स को, उनके बनाए लैंडस्केप्स को देखो और वही देखो जो वो एग्जैक्टली दिखाना चाहते हैं फ्रॉम अ स्पेसिफिक एंगल। वो चाहते हैं किसी स्पेसिफिक एंगल से उसे देखें और वही चीज़ें देखें, आप उसके बियॉन्ड, अब वो नहीं चाहते कि इमेजिनेशंस जाएं। द चाइनीज़ पेंटर डज नॉट चूज अ सिंगल व्यू पॉइंट। जबकि दूसरी तरफ अगर हम इसके कंट्रास्ट में हम देखें तो चाइनीज़ पेंटर्स का कोई सिंगल व्यू पॉइंट नहीं होता। ऑन द अदर साइड जो वेस्टर्न पेंटिंग्स हैं, जो यूरोपियन पेंटिंग्स हैं, उनमें अपना एक व्यू पॉइंट होता है, एक पर्टिकुलर एंगल होता है पेंटिंग्स को देखने का। जबकि चाइनीज़ पेंटिंग्स में कोई एंगल नहीं होता, कोई सिंगल व्यू पॉइंट नहीं होता उन्हें देखने का। His landscape is not a real one and you can enter it from any point। और चाइनीज़ पेंटिंग्स में जो लैंडस्केप्स बने हुए होते हैं, जो पेंटिंग्स होती हैं, वो कोई रियल वन नहीं होती हैं और वो एंड यू कैन एंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट। और उनके अंदर जो व्यूअर है वो कहीं से भी उसके अंदर एंटर कर सकता है, मीन कहीं से भी उसकी इमेजिनेशंस को स्कोप मिल सकती है, कहीं से भी वो इमेजिनेशंस कर सकता है, खुद इमेजिन कर सकता है उसमें। देन ट्रैवल इन इट, और अपनी इमेजिनेशंस के थ्रू वो उस पेंटिंग में ट्रैवल कर सकता है। द आर्टिस्ट क्रिएट्स अ पाथ फॉर योर आइज टू ट्रैवल अप एंड डाउन देन बैक अगेन इन अ लेजरली मोमेंट्स। कि जो पेंटिंग्स है उनमें इतना स्कोप होता है कि जो व्यूअर है वो उनमें इमेजिनेशंस इमेजिन कर सकता है कि अगर ये कोई ब्लैंक स्पेस उसमें है तो वो क्यों है, उसमें वो सोच सकता है कि यहाँ क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए उसमें स्पेस दी जाती है। दिस इज even more true in the case of the horizontal scroll, in which the action of slowly opening one section of the painting then rolling it up to move on to the other adds a dimension of time which is unknown in any other form of painting। इसी तरीके से जो horizontal scrolls होते हैं, horizontal scrolls यानी रोल पेपर्स जो होते हैं, ठीक है, उनको आप जैसे जैसे ओपन करते चले जाते हैं वैसे वैसे यूँ सोचिए कि आपकी जो इमेजिनेशंस हैं उनको वो भी ओपन होते चले जाते हैं। यू कैन इमेजिन एंड दीज आर इट ऑल्सो एड्स टू डायमेंशंस ऑफ टाइम, कि टाइम की डायमेंशंस भी उसमें ऐड होती हैं कि जैसे जैसे जो फोल्ड है, जो स्क्रॉल है वो खुलता चला जाता है, ओपन होता जाता है, वैसे वैसे आपकी इमेजिनेशंस और आगे मूव करती चली जाती हैं विद पैसेज ऑफ टाइम। It also requires the active participation of the viewers। और इनको देखने के लिए, इन पेंटिंग्स को समझने के लिए व्यूअर्स की एक्टिव पार्टिसिपेशन ज़रूरी है। उनका जो कॉन्टिन्यूस थिंकिंग जो प्रोसेस है, उनका जो इमेजिनेशन है, इट शुड मूव ऑन कॉन्टिन्यूसली। Who decides at what place he will travel through the painting? A participation which is physical as well as mental। कि इन चाइनीज़ पेंटिंग्स में जो पार्टिसिपेशन है व्यूअर की, ना सिर्फ एक फिजिकल पार्टिसिपेशन होती है बल्कि एक मेंटल पार्टिसिपेशन होती है। दैट द व्यूअर एंटर्स इनटू द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन। ही कुड इमेजिन व्हाटएवर ही और शी वांट टू इमेजिन देयर। द चाइनीज़ पेंटर्स does not want you to borrow his eyes। जो चाइनीज़ पेंटर है वो नहीं चाहते कि तुम उनके व्यू पॉइंट से, उनके पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखो। ही वॉन्ट्स यू टू एंटर हिज माइंड। वो चाहते हैं कि वो उनके कि जो व्यूअर्स हैं वो उसके मन से, उसके माइंड से सोचे कि उसके मन में उस वक्त उस चीज़ को ड्रॉ करते वक्त क्या चल रहा था, कि वो भी उसी तरीके से अपनी इमेजिनेशंस को क्रिएटिव बनाएं। द लैंडस्केप इज़ एन इनर वन, अ स्पिरिचुअल एंड कॉन्सेप्चुअल स्पेस। कि जो लैंडस्केप्स हैं वो क्या हैं? दे आर इनर वंस, मीन्स अंदर की, दे आर इंटरनल्स एंड अ स्पिरिचुअल एंड कॉन्सेप्चुअल स्पेस। कि वो कैसी स्पेस है? अंदर की स्पेस है, जो हमारी इंटरनल स्पेसेस हैं वो हैं, स्पिरिचुअल हैं वो, एंड कॉन्सेप्चुअल स्पेस। कॉन्सेप्चुअल स्पेस से यहाँ मतलब है हमारे भावनाओं से रिलेट करता है कि हमारी जो भावनाएं हैं
वो उसको देखकर किस तरह की भावनाएं हमारे अंदर आ रही हैं, किस तरह के सोच हमारे अंदर डेवलप हो रही है, मीन्स पर्टेनिंग टू मेंटल कंसेप्शन। दिस कॉन्सेप्ट इज एक्सप्रेस्ड एज सैंग शुई। इसी कॉन्सेप्ट को जो है क्या किस तरीके से एक्सप्रेस किया गया एज सैंग शुई कॉन्सेप्ट कहा गया इसे, लिटरली माउंटेन वाटर। दिस कॉन्सेप्ट इज एक्सप्रेस्ड एज सैंग शुई, literally mountain water, which used together represent the world landscape। इसी कॉन्सेप्ट को सैंग-सुई कहा गया जिसमें माउंटेन वाटर, जिसका मीनिंग होता है, सैंग-सुई का मीनिंग है माउंटेन वाटर, which used together represent the world landscape। और इन दोनों वर्ड्स को, माउंटेन एंड वाटर को एक साथ यूज इसलिए किया गया ताकि इस वर्ल्ड लैंडस्केप को एक्सप्लेन किया जा सके। मोर देन 2 एलिमेंट्स ऑफ एन इमेज, एक ही इमेज के 2 एलिमेंट्स को इसमें ले गया, इसमें जैसे वाटर एंड माउंटेन्स को। दीज रिप्रेजेंट 2 कंटेम्पररी पोल्स, ये 2 अलग अलग पोल्स को शो करते हैं, रिफ्लेक्टिंग द दाओइस्ट व्यू ऑफ द यूनिवर्स, जिसमें जो दाओइस्ट व्यू है यूनिवर्स का उसको रिफ्लेक्ट किया गया है। दाओइस्ट व्यू ऑफ यूनिवर्स क्या है उसे आगे एक्सप्लेन किया गया। द माउंटेन इज यांग रीचिंग वर्टिकली टूवर्ड्स हेवन, कि जो माउंटेन्स हैं, जो पहाड़ हैं, वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं उन पेंटिंग्स में, यांग एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि क्या शो करता है, रीचिंग वर्टिकली टुवर्ड्स हेवन। जो माउंटेन्स आपने देखा वर्टिकली खड़े होते हैं वो, ठीक है, लैंड के ऊपर कैसे खड़े होते हैं, वर्टिकली खड़े होते हैं, एंड देवर एज इफ दे आर रीचिंग टुवर्ड्स द हेवन, की जैसे वो स्वर्ग की तरफ रीच कर रहे हैं, जा रहे हैं। स्टेबल, वार्म एंड ड्राई इन द सन, कैसे होते हैं ये, स्टेबल होते हैं यानी हिलते नहीं है, चलते नहीं है, दे आर स्टेबल, फिक्स होते हैं। वार्म एंड ड्राई इन द सन, वाइल द वाटर इज येन, और जो सेकेंड एलिमेंट है वो है वाटर, जिसे येन कहा गया है। इट इज हॉरिजॉन्टल एंड रेस्टिंग ऑन द अर्थ, और ये किस तरह होता है, येन अर्थ के पैरेलल होता है, जमीन के पैरेलल होता है, समांतर होता है, ठीक है, जमीन से, एंड ऐसा लगता है जैसे कि वो अर्थ के ऊपर रेस्ट कर रहा है, लेटा हुआ है, ठीक है। फ्लूड, मॉइस्ट एंड कूल, और वाटर को यहाँ एक्सप्लेन किया गया है कैसे, कि वो फ्लूड फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, मॉइस्ट होता है, गीला होता है, एंड कूल, ठंडक देने वाला होता है। तो यहाँ यान और यिन को, यहाँ दोनों को समझाया गया कि यान और यिन, ये जो 2 एलिमेंट्स हैं सैंग-सुई के, ये क्या हैं। देन the interaction of yan, the receptive feminine aspect of universal energy, कि यान को उसने क्या कहा है यहाँ पर यान के लिए, द रिसेप्टिव फेमिनिन आस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी। जो यिन है वो यूनिवर्सल फेमिनिन आस्पेक्ट है। यान जो माउंटेन्स है उसे मेल आस्पेक्ट माना गया है, और यिन को फेमिनिन माना गया है यहाँ पर, ठीक है, फीमेल से कंपेयर, फीमेल कॉन्सेप्ट से इसे, एस्पेक्ट से इसे जोड़ा गया है। यिन द रिसेप्टिव फेमिनिन एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी, जो यूनिवर्सल एनर्जी है उसका जो फेमिनिन एस्पेक्ट है वो यिन है। रिसेप्टिव का मतलब होता है एबल टू रिसीव आइडिया, जो आइडियाज को रिसीव कर सके। एंड इट्स काउंटर पार्ट यांग, एक्टिव एंड मैस्कुलिन, इज ऑफ कोर्स अ फंडामेंटल नोशन ऑफ दाओइज्म, कि यान जो कि मैस्कुलिन है, जो कि मेल्स को रिप्रेजेंट करता है, वो एक फंडामेंटल नोशन ऑफ दाओइज्म है। फंडामेंटल का मतलब होता है इसेंशियल, और दाओइज्म क्या है, अ चाइनीज फिलॉसफी बेस्ड ऑन व्हाट राइटिंग्स, कि एक चाइनीज फिलॉसफी है दाओइज्म। व्हाट इज ऑफन ओवरलुक्ड इज एन इसेंशियल थर्ड एलिमेंट। अब जो एक थर्ड एलिमेंट जिसको ओवरलुक किया जाता है वो क्या है, उसे कहा गया द मिडल वर्ल्ड। देखो 2 जो एलिमेंट्स उसको तो यहाँ डिस्क्राइब किया गया माउंटेन वाटर में, सैंग-सुई में 2 को तो डिस्क्राइब किया गया माउंटेन वाटर में, कि एक तरफ माउंटेन को यहाँ यान कहा गया और येन क्या है, वाटर। तो इन 2 एलिमेंट्स को का जो इंटरैक्टिंग पॉइंट है उसको यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किया गया है दाओइज्म में, और वो जो थर्ड है उसे ओवरलुक किया गया। ओवरलुक करना माने अनदेखा किया गया है। तो जो थर्ड एलिमेंट है उसे मिडल वॉइड कहा गया है। वॉइड है वो, वॉइड मीन्स एम्प्टी स्पेस, जहाँ पर वो दोनों इंटरैक्ट करते हैं, यान और येन इंटरैक्ट करते हैं, वेयर देयर इंटरैक्शन टेक प्लेस,
दिस कैन बी कंपेयर्ड विद द योगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम। और उसने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया यान और यिन के इंटरेक्शन को शो करने के लिए कि जैसे योगा में योगिक प्राणायाम है जिसमें हम क्या करते हैं, ब्रीद इन करते हैं, फिर उस ब्रीद को हम रिटेन करते हैं, रोके रखते हैं, देन ब्रीद आउट करते हैं यानी सांस छोड़ देते हैं। ठीक है, द सस्पेंशन ऑफ ब्रीथ इज द वॉइड वेयर मेडिटेशन अकर्स, कि जब हम सांस छोड़ देते हैं, ठीक है, रिलीज कर देते हैं, तो वो प्लेस कौन सी कहलाती है, वो वॉइड हो जाता है। ठीक है, और वहीं से मेडिटेशन स्टार्ट होती है। द मिडिल वॉइड इज एसेंशियल, नथिंग कैन हैपन विदाउट इट, हेंस द इंपॉर्टेंस ऑफ द वाइट अनपेंटेड स्पेस इन चाइनीज लैंडस्केप। तो यहाँ पर जो राइटर है वो हमें ये समझाना चाहता है कि जो मिडिल वॉइड है ये बहुत एसेंशियल है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ हम यान और यिन की बात कर रहे हैं, जहाँ माउंटेन और वाटर की बात कर रहे हैं, वहाँ इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट यानी वॉइड को हम कहीं पर भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, उसे अनदेखा नहीं कर सकते, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वही वॉइड जो स्पेस है वो चाइनीज़ पेंटिंग्स में दिखाया गया है। यानी चाइनीज़ पेंटिंग्स में हैंस द इम्पॉर्टेंस ऑफ द वाइट अनपेंटेड स्पेस, जो चाइनीज़ पेंटिंग्स हैं उसमें जो वाइट अनपेंटेड स्पेस जो होता है उनकी चाइनीज़ लैंडस्केप्स में, वो वही वॉइड स्पेस है, वही पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन है जहाँ पर हमारी सोच, हमारी जो इमेजिनेशंस हैं शुरू होती हैं। यानी यहाँ पर ये बताया कि जो चाइनीज़ लैंडस्केप्स हैं, जो चाइनीज़ पेंटिंग्स में जो लैंडस्केप्स ड्रॉ किए जाते हैं, उनमें जो एम्प्टी स्पेसेस दिखाई जाती हैं, जिनमें देखने में अगर आप उन पिक्चर्स को देखें तो बड़ी क्लियर नहीं होती, उनमें कहीं कहीं स्पेसेस होते हैं जिससे आप समझ नहीं पाते कि क्या, लेकिन वो स्पेसेस होती ही इसलिए हैं ताकि जो देखने वाला पर्सन है उसकी इमेजिनेशंस यहाँ से अपनी उड़ान भर सके, यानी वो अपने तरीके से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसे सोचे, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उस पेंटिंग को कंप्लीट करे। दिस इज व्हाट इज वॉइड। द थर्ड एलिमेंट, दिस इज ऑल्सो वेयर मैन फाइंड अ फंडामेंटल रोल, कि यही वो जगह है जहाँ इंसान को, मैन को एक फंडामेंटल रोल मिलता है इन दैट स्पेस बिटवीन हेवन एंड अर्थ। और उसे यहाँ पर देखो कंपेयर किससे किया गया है, यान एंड यिन को, यहाँ माउंटेन एंड वाटर को यहाँ एक दूसरे एग्जाम्पल से लिया गया हेवन एंड अर्थ, कि जहाँ माउंटेन्स जो अपर पार्ट है उसे हेवन मान लिया और दूसरा है अर्थ। ही बिकम्स द कंड्यूट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ पोल्स ऑफ द यूनिवर्स। कि ये जो पेंटिंग्स का, अब आप वाइड उसमें देखें कि ये पेंटिंग्स हमें कहाँ लेकर जा रही हैं, ये हेवन एंड अर्थ की बात कर रही हैं। जो दो एलिमेंट्स है वो हेवन एंड अर्थ है, और जो इसमें वॉइड है, जो एम्प्टी स्पेसेस हैं, जो आपस में इनको इंटरैक्ट कराते हैं, जो एक चैनल की तरह, अ वे ऑफ कम्युनिकेशन की तरह बिहेव करते हैं, जो दोनों पोल्स ऑफ जो यूनिवर्स के जो दो पोल्स हैं उनको जोड़ते हैं, जो ठीक है, वहाँ पर जो रोल है वो किसका आ जाता है, ह्यूमंस का। हिज प्रेजेंस इज एसेंशियल, जो मैन है उसकी प्रेजेंस यहाँ पर एसेंशियल है। इवन इफ इट्स ओनली सजेस्टेड, far from being lost or oppressed by the lofty peaks, he is in Francois Shang's wonderful expression, the eye of the landscape, कि Francois Shang's की जो expression है the eye of the landscape में बहुत अच्छे से समझाया गया कि ह्यूमन का रोल यहीं शुरू होता है, कि वो इस कहीं ना कहीं इसमें जो लेसन है, जो टीचिंग है वो यही है दैट वी शुड लुक आफ्टर आवर एनवायरनमेंट, कि हम अपने एनवायरनमेंट की देखभाल करें, अपने अर्थ को सेव करें। अब उसके बाद में यहाँ पर इसके नीचे इनको एक्सप्लेन करने के बाद में नीचे दिया गया एक्सेप्ट फ्रॉम लैंडस्केप ऑफ द सोल, एथिक्स एंड स्पिरिचुअलिटी इन चाइनीज पेंटिंग स्लाइटली एडिटेड। इसमें ये एक एक्सेप्ट है लैंडस्केप ऑफ द सोल्स का, जिसके अंदर थोड़ी सी एडिटिंग की गई है। अब नीचे ये एक और कटिंग के अंदर दिया हुआ है, गेटिंग इनसाइड आउटसाइडर आर्ट, व्हेन फ्रेंच पेंटर जीन डुफेट mooted the concept of art but in the 1940s the art of the untrained visionary was of minority interest. From its almost veiled beginnings, outsider art
has gradually become the fastest growing area of interest in contemporary art internationally. यहाँ पर फ्रेंच पेंटर जीन डुफिट ने एक कॉन्सेप्ट जो कि उन्होंने 1940s में दिया था, वो है आर्ट ब्रट का कॉन्सेप्ट, जिसका मतलब होता है कि इसका मतलब क्या है, मीन्स अनस्किल्ड आर्ट, ठीक है, जो कोई ट्रेंड आर्टिस्ट नहीं होते उनके द्वारा जो आर्ट फॉर्म्स बनाई हुई हैं वो आर्ट ब्रट में काउंट होती हैं, ठीक है। द आर्ट ऑफ द अनट्रेंड विजनरी वॉज ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट, कि उस टाइम पर जो अनट्रेंड आर्टिस्ट होते थे, जिन्होंने कहीं से सीखा हुआ नहीं होता था, वो जो भी ड्रॉ करते थे उनके ऊपर लोगों का कोई इंटरेस्ट नहीं होता था। फ्रॉम इट्स ऑलमोस्ट वेल्ड बिगनिंग, आउटसाइडर आर्ट has gradually become the fastest growing area of interest। यही जो आउटसाइडर आर्ट था ये धीरे धीरे लोगों का इंटरेस्ट का एक केंद्र बनता चला गया उस कंटेम्प्ररी पीरियड में एट इंटरनेशनल लेवल। दिस genre is described as the art of those who have no right to be artists as they have received no formal training yet show talents and artistic insight। कि ये वो genre था आर्ट का, इसमें ये माना गया दैट एज द आर्ट ऑफ दोज हु हैव नो राइट, कि ये उनका बनाया हुआ आउटसाइडर आर्ट वो आर्ट था जो उनके द्वारा क्रिएट किया गया था, जिनको ये कहा जाता है कि उनको कोई राइट नहीं है आर्ट बनाने का, आर्ट फॉर्म्स क्रिएट करने का, क्योंकि दे आर नॉट ट्रेन्ड, दे हैव नॉट रिसीव्ड एनी फॉर्मल ट्रेनिंग, कि उन्होंने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली है। येट शो देयर टैलेंट एंड आर्टिस्टिक इंसाइट, लेकिन उन्होंने उसके बावजूद अपने टैलेंट को, अपने आर्टिस्टिक इंसाइट को शो किया। Their works are a stimulating contrast to a lot of mainstream offerings. Around the time Dubuffet was propounding का meaning होता offering for consideration. Around the time Dubuffet was propounding his concept in India, an untutored genius was created in paradise। कि जब फ्रेंच पेंटर जीन जुबुफे इस कॉन्सेप्ट के, आर्ट ब्रट के कॉन्सेप्ट को लोगों को समझा रहे थे, उस टाइम पर इंडिया में एक इसी तरीके से एक अनट्रेंड आर्टिस्ट ने एक ज़मीन पर एक पैराडाइज बना दिया, ज़मीन पर ही उन्होंने एक स्वर्ग बना दिया, वो भी एक अनट्यूटर्ड जीनियस थे, और शायद आप लोग उनका नाम जानते होंगे, उनका नेम था नेकचंद। तो चलिए लेट्स नो अ लिटिल बिट अबाउट हिज वर्क। ईयर्स अगो द लिटिल पैच ऑफ जंगल दैट ही बिगेन क्लियरिंग टू मेक हिमसेल्फ अ गार्डन स्कल्प्टेड विथ स्टोन्स एंड रिसाइकल्ड मटेरियल इज नोन टू द वर्ल्ड टुडे एज द रॉक गार्डन एट चंडीगढ़। तो उन्होंने ये जो पार्ट है गेटिंग इनसाइड आउटसाइडर आर्ट, ये हिंदुस्तान टाइम्स में 28 अगस्त 2005 में प्रिंट हुआ था, ये आर्टिकल उसमें प्रिंट हुआ था हिंदुस्तान टाइम्स में। तो उसी का एक एक्सर्प्ट यहाँ दिया वो आर्ट फॉर्म्स को एक्सप्लेन करने के लिए, ब्रट आर्ट को, आर्ट ब्रट को एक्सप्लेन करने के लिए। तो उस टाइम पर 2005 में, उस टाइम में नेकचंद जी ने चंडीगढ़ में रॉक गार्डन बनाया था, और ये कोई स्किल्ड आर्टिस्ट नहीं थे, कोई ट्यूटर्ड आर्टिस्ट नहीं थे, ये इन्होंने खुद सीखा, और इन्होंने वेस्ट प्रोडक्ट से रिसाइकल्ड मटेरियल को लेकर, स्टोन्स को लेकर इन्होंने स्कल्पचर्स बनाए। एक जंगल को इन्होंने काट के साफ किया एक प्लेस को, और वहाँ पर इन्होंने स्टोन के स्कल्पचर्स बनाए, और रिसाइकल्ड मटेरियल यानी चूड़ियाँ, और जैसे गाड़ियों का वेस्ट मटेरियल है, या फिर जो वॉश बेसिन है टूटे हुए, इस तरह के जो भी वेस्ट, जो लोगों ने वेस्ट समझ कर फेंक दिया, उन चीज़ों को इकट्ठा करके इन्होंने उसे आर्ट फॉर्म्स बनाई लैंड के ऊपर, ठीक है। और उसे आज के टाइम पर रॉक गार्डन के नाम से जाना जाता है, और ये वर्ल्ड में फेमस, और ये कहाँ पर है, इंडिया में, पंजाब में, चंडीगढ़ में है। इट्स 80 years old creator director नेकचंद इज नाउ hailed as India's biggest contributor to outsider art। कि उस वक्त जो नेकचंद जी थे वो 80 years old थे, ठीक है। उन्होंने इंडिया में एक बहुत बड़ा आउटसाइडर आर्ट की एक कंट्रीब्यूशन हमारे लिए की। द 50th issue spring 2005 of Raw Vision
a UK-based magazine pioneer in outsider art publication, featured Nek Chand and his rock garden sculpture Women by the Waterfall on its anniversary issues cover. और उस टाइम यूके बेस्ड मैगजीन के जो मेन कवर था उसमें नेक चंद जी के इस वर्क को रॉक गार्डन स्कल्पचर्स में विमेन बाय द वाटरफॉल हेडिंग डालकर उन्होंने इनके वर्क को उसमें लिखा. द नोशन ऑफ आर्ट ब्रट और रॉ आर्ट ब्रट को ही रॉ आर्ट कहा गया है, वॉज ऑफ वर्क्स दैट वर इन देयर raw state as regards cultural and artistic influence. Anything and everything from a tin to a sink to a broken down car could be material for a work of art. कि उन्होंने इस आर्ट वर्क के लिए, आर्ट ब्रट के लिए इन्होंने टिन का यूज़ किया, सिंक्स का, टूटे हुए सिंक्स का यूज़ किया, टूटे हुए कार के जो मटेरियल्स हैं या टायर्स हैं या चूड़ियाँ हैं, उन सब चीज़ों का उन्होंने यूज़ किया. नेक चंद हैज़ टेकन टू डिजलिंग हाइट्स, और इनके इस वर्क ने उनको ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया. रिकॉग्नाइजिंग हिज आर्ट एज एन आउटस्टैंडिंग टेस्टिमनी ऑफ द डिफरेंस अ सिंगल मैन कैन मेक व्हेन ही लिव्स हिज ड्रीम्स, द स्विस कमीशन फॉर यूनेस्को will be honoring him by way of a European exposition of his work. और उन्हें ऑनर किया गया. द 5-month इंटरैक्टिव शो रियल्म ऑफ नेक चंद बिगिनिंग अक्टूबर विल बी हेल्ड एट लीडिंग म्यूजियम्स इन स्विट्जरलैंड, बेल्जियम. क्यों सकते ये लिखा गया कि ये जो एक कॉन्फ्रेंस थी ये होनी थी, ठीक है, इंटरैक्टिव शो होना था रियल्म ऑफ नेक चंद नाम से, जो उस टाइम पर फिर हुआ होगा क्योंकि आर्टिकल है और उस टाइम की पब्लिकेशन है. अब तो ये 2005 की बात है ना, अब तो काफ़ी सारा टाइम लैप्स हो गया है, बहुत पहले की बात है. द बिगेस्ट रिवार्ड इज़ वॉकिंग थ्रू द गार्डन एंड सीइंग पीपल एंजॉय माई क्रिएशन, नेक चंद सेज. और उस इंटरैक्टिव शो में नेक चंद ने जो मेन चीज़ कही वो ये कहा कि जब लोग उस रॉक गार्डन में घूमते हैं तो मेरे लिए उससे बड़ी खुशी की कोई और बात नहीं है.